था एक बच्ची और एक और बच्ची ने किया था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा ये रहा मजदूरी मेथड, इसको फॉलो ना करें। सही किए हो वो बात अलग है, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है कि सर हम उसको करते बैठेंगे। तो बढ़िया तरीका क्या है वो समझिए। सर ये देखिए ऑप्शन बेटा, डी में जो इसमें माइनस नहीं होना चाहिए था, जो 1/25 उससे आगे। ठीक है, जो होगा हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते बेटा, देखिए ये आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो हमारा ए मैट्रिक्स बहुत खूबसूरत नजर आता है। और ए मैट्रिक्स बनता है बेटा लोग हाफ, देखिएगा ध्यान से, बन रहा है हाफ √3/2 -√3/2 एंड हाफ बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एंगल नजर आएगा आपको। जब ध्यान से देखोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एंगल नजर आएगा। कौन सा एंगल है सर, मुझे ये बताओ। तो सर बेटा एक ये तो एंगल है हाँ जी, साइन cos साइन 5/3 30 है पहला। साइन π/3। sin 30 cos 30, यही नजर आ रहा है। यस अब सवाल है कि सर मैं किसको साइन लिखूं किसको कॉस लिखूं। 30 छोड़ो, आप 60 भी लिख सकते हो। यस। आप इसको कॉस थीटा लिखिए, साइन थीटा लिखिए, माइनस साइन थीटा लिखिए, एंड इसको लिखिए cos कॉस थीटा। थीटा। एंड दुनिया वालों को बता दीजिए कि हमने थीटा को π/3 माना है। बेटा ये जो सामने आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, ये मैंने मैट्रिक्स आप लोगों को समझाया था कि कुछ और नहीं बेटा, एक पैटर्न बेस्ड पे ये मैट्रिक्स होते हैं जिनको याद करना ही हमारे लिए बेहतर होता है। मैंने लिख करके दिया था कि बेटा ये ऐसे होगा। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ए मैट्रिक्स ये आया, A/30 क्या हो जाएगा? A/30 होगा बेटा cos 30 थीटा cos 30 थीटा, फिर साइन 30 30 थीटा माइनस साइन 30 थीटा, एंड यहां पे हो जाएगा बेटा cos 30 थीटा। ठीक है सर, अब आगे बताओ। बेटा आप लोगों को कुछ वैल्यू कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब आपने पढ़ा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि cos n π पे कितना होता है, n थीटा पे कितना होता है। अगर n इवन है तो cos कितना होगा, अगर n ऑड है तो cos कितना होगा। सॉरी, हाँ जी। तो ये हो जाएगा बेटा A/30 इज इक्वल टू कॉस इवन पाई पे 1 होता है, ऑड पाई पे -1 होता है। याद रखेंगे, ग्राफ भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये वाला डब्बा कि सर ये इवन पाई मैंने भी कई बार बता चुका है, ऑड ऑड पाई इवन पाई, यहाँ पे 4n+1 π/2 के फॉर्म में एंगल मिलते हैं, यहाँ पे 4n+3 π/2 के फॉर्म में एंगल मिलते हैं, यहाँ पे cos 1 होता है, साइन C1 होता है, साइन 0 होता है, C-1 होता है, साइन 0 होता है, यहाँ पे साइन 1 होता है, C0 होता है, और यहाँ पे साइन -1 होता है, cos 0 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने देखा सर जब जब हमारा इवन पाई आ रहा है, इवन मतलब इवन पाई बोलिए, इवन थीटा बोलिए, वो आपकी मर्जी है ना। हाँ सर, तब तब हमारा वैल्यू 1 या 0 में चेंज हो जाता है। तो सर cos 30 थीटा, 30 थीटा बेटा आएगा कहां पे सर? यहां पे आएगा, यहीं पे आएगा ना। हाँ सर, तो cos 30 थीटा का वैल्यू सर 1, मतलब सर ये 1 दिया है। हाँ जी। साइन 30 थीटा बेटा 0, जहां पे cos 1 या -1 बनता है साइन को 0 होना पक्का है। देखिए cos 1 बना साइन 0, cos -1 बना साइन 0, और सेम साइन के साथ भी होता है, जहां पे साइन 1 और -1 बनता है cos 0। इसका मतलब सर सब अपने अपने घर में बॉस होते हैं। ये वाला cos का घर है, ये वाला साइन का घर है, सब अपने अपने घर में राजा है भाई, दूसरे पार्टी 0 बनते हैं। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा 0 और cos 30 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा नहीं cos 30 थीटा आना चाहिए, ये हो जाएगा वो। सेम कहानी बेटा A/25 के साथ होने वाली है। सर A/25 आपके दिमाग में कैसे है? क्योंकि ऑप्शन में A/25 दिया है ना, तो आप A/25 सोच लीजिए। A/25 क्या होगा?
बताइए जरा बेटा, बताइए A.25 क्या होगा? cos -1 cos 25 थीटा, नहीं पहले ऐसे बोलिए, cos 25 थीटा sin sin 25 थीटा 25 theta minus minus sin sin 10 theta into cos and 25 cos 5 थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब बेटा देखिए cos ऑड पाई पे खड़ा है तो सर -1 आना था उसको, तो A.25 आ रहा है बेटा लोग, यहां पे आ रहा है -1, और अगर cos -1 बना तो sin को 0 होना पक्का था, क्योंकि सारा मैं 25 थीटा पे ही बात कर रहा हूं सर। ये 0 और ये -1। थोड़ा और प्रिसाइजली लिखा जाए तो आप डिटरमिन पूरे मैट्रिक्स से -1 को कॉमन निकाल लीजिए। पूरे मैट्रिक्स से जब आप -1 को कॉमन निकालेंगे तो बेटा ये माइनस ऑफ A⁻30 दिख जाएगा, क्योंकि A⁻30 भी तो वही था, आइडेंटिटी था। हाँ सर, आइडेंटिटी था। अच्छा, अब मुझे मालूम है सर कि ऑप्शन में जो दिया है वो कौन सा ऑप्शन होगा। एक बच्ची ने बोला सर ऑप्शन आपने गलत दिया है, तो हो सकता है बेटा, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो बता रहा हूं वो सीखिए। ऑप्शन जैसी का कौन सा सही होता है बेटा? ये बोला ना, बी ऑप्शन ना, यही होता है शायद सही। यस सर। बी बताया था। A⁻30 माइनस A⁻25 प्लस, नहीं प्लस और माइनस ऐसा है, हाँ, प्लस माइनस A इज इक्वल टू I होना चाहिए। देख लेते हैं सर वेरीफाई होता है कि नहीं। A⁻30 कितना आया था बेटा? A⁻30 आया है आपका 1001। A⁻25 कितना है आपका? वो आया है सर -1, -1 0 0 और -1, ये तो मिलकर के सर नल मैट्रिक्स दे रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगा। फिर ये A कितना दिया है? A दिया है, कितना दिया है बेटा लोग, मालूम है आपको A कितना था? A है हमारा कुछ यहाँ पे 1/2 1/2 √3/2 कुछ ये दिया है। तो ऑब्वियस बात है ना कि सर ये वो नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब आइडेंटिटी की इक्वल तो नहीं दिख रहा है, ये दोनों मिलकर के नल बन रहे हैं। तो शायद बच्ची सही थी कि सर यहाँ पे उसको माइनस होना था ना। जैसिका बेटा आप यही बोल रहे थे? सर दिव्या क्या बोल रहे थे ना? हाँ जी बेटा, कौन सा क्या ऑप्शन क्या सही था बताइए जरा। सर यही था ना, बस यहाँ पे A25 के आगे जो प्लस है वहां माइनस होना था। अच्छा, यहाँ पे माइनस ना, यस सर। फिर यहाँ पे प्लस हुआ रहेगा कि ये भी माइनस था? सर ये प्लस था। ये प्लस था ना, पक्का ना? यस सर। देख लेते हैं, रखेंगे, वेरीफाई हो जाएगा, खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ये हो गया बेटा माइनस और ये हो गया प्लस। सो ये दोनों माइनस होकर के बन जाएंगे आपके, एंड ए आपका दिया है हाफ √3/2 माइनस √3/2 एंड हाफ, यहां पे हो जाएगा प्लस। सो तीनों को ऐड करते हैं बेटा लोग, माइनस कॉमन ले लीजिए, वो मिल जाएगा 2002, एंड फिर प्लस में ऐड करेंगे, नहीं आइडेंटिटी तो नहीं मिल रहा है बेटा। 2 में से हाफ ऐड करेंगे, 4, ये कितना हो जाएगा आपका? 5/2 हो जाएगा, 2.5 ना, आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, मतलब ऑप्शन आपने जो देखा है वो भी गलत है। ठीक है, एनीवे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए बेटा कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। सर एक बार डी ऑप्शन ट्राई करके देखो। ये वाला सर शायद सरिता ने कल यही किया था, करेक्ट। तीनों ही प्लस कर दिए, तो तीनों प्लस करेंगे तो बेटा कुछ नहीं होगा ना, तीनों प्लस नहीं। करने के बाद भी तो कुछ नहीं हो रहा है ना। सर उसने पता नहीं कौन सा करेक्ट लिखा था, उसको पता होगा, उससे पूछ लो। बी था, यामिनी ने की थी। एक बच्ची ने कैरे हैमिल्टन थ्योरम से ये प्रूफ किया था, ये वाला। हाँ, एक चीज अच्छा लगा बेटा कि मैं 3 लोगों ने मेरे को 3 तरीका से सॉल्व करके दिया, और ये बहुत खूबसूरत चीज है ना कि आप गूगल पे गए नहीं, आंसर गूगल पे नहीं देखे, आपने खुद से एफर्ट मारा है। एक बच्चा ने पैटर्न पूरा ढूंढा है, बच्ची थी, पूरा पैटर्न ढूंढी 7 तक,
फिर एक बच्चे ने कैल हैमिल्टन थ्योरम यूज कर दिया, मैंने एक तरीका बता दिया आपको। तो वी हैव 3 मेथड्स एंड ऑब्वियसली आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक मैंने आपके अंदर वो अप्रोच डाला बेटा कि अगर एंगल आपको दिखे, और ये तो याद ही रखें, ये वाला मैट्रिक्स तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कभी मुंह उठा के चले आता है, कई बार आपको दिखेगा आते हुए, तो ये याद ही रख लो। याद रखने से फायदा क्या होता है ना कि हमको ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 याद करने की जरूरत, ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है सर, हमें मालूम है कि वो ये होता है। समझ गए जी बेटा? कोई हैंड रेज किया, बताओ बेटा क्या? सर इसका ऑप्शन ए आएगा, ध्यान से देखो। जो भी हुआ वेरीफाई कर लेना, छोड़ो। ये Thank सर you, यही sir. है। मैंने आपको अप्रोच बता दिया, बस वही काफी है, जाकर देख लेना कौन सा आता है ऑप्शन, ठीक है? खुश हो अभी? डन? यस सर। यस ठीक है, तो चलें बेटा। Yes, sir. आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से दिमाग में डाल लेना, ठीक है? 5 महीना हम लोग जबरदस्त कैलकुलस की पढ़ाई करने वाले हैं। मैं जो कैलकुलस पढ़ाऊंगा वो आपके स्कूल में जो कैलकुलस होगा उससे कहीं अलग होता है। मैं कैलकुलस को कोई बुक से नहीं पढ़ाता हूं, मैं कैलकुलस को प्योरली मतलब आगे जो मैंने पढ़ा है, मैं अपने डिग्री लेवल में जो पढ़ा था उसके हिसाब से कैलकुलस पढ़ाता हूं आपको। इवन मैं अगर डेफिनेशन भी दूंगा तो एक बहुत सुटेबल और सटीक डेफिनेशन दूंगा कि कहीं पे गलत ना हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा बेटा, सिलेबस से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, अब एक बात ऑनेस्टली बताने जा रहा हूं आपको कि बेटा अब आपको धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये फैक्ट आपके सामने अभी रख दे रहा हूं कि अब आपको ऐसा लगेगा ना कि सर ने क्या पढ़ा है, हमने कुछ सीखा ही नहीं, ये लगेगा। मतलब आप प्योरली पूरा का पूरा अनकंफर्टेबल जोन में जाने वाले हो 5 महीना। लेकिन जो बच्चा संभाल लिया वो आगे चल के 2 साल बाद भी धन्यवाद बोलेगा कि सर आपकी देन है कि हमने कैलकुलस पढ़ा और हम इंजीनियरिंग में मजे मार रहे हैं। आपको सही बता रहा हूं बेटा कि इसका देन है ना, मेरे को भी कुछ दिन पहले एक बच्चा मैसेज किया था, बोला कि सर आपकी देन है कि हमको इंजीनियरिंग में मैथ समझ में आ रहा है। तो इसको आप सिर्फ 12th के लिए ना पढ़े, इसको पढ़े कि हमको आगे पढ़ाई करना है, और आगे जब तक पढ़ोगे कैलकुलस अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? करना क्या है, कुछ गाइडलाइंस आपको दे रहा हूं बेटा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। भूकंप आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बाढ़ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा जो कमिटमेंट है वो पूरा होना चाहिए कि अब जो भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, जो भी असाइनमेंट्स मिलेंगे, अगले 5 महीना तक एक भी असाइनमेंट किसी भी बच्चे को मिस नहीं करना है। अगले 5 महीना तक कोई भी टेस्ट होगा, वो अवंती में हो या दुनिया वाले कोई आपको, आपका दोस्त आपको दे रहा है टेस्ट पेपर के लिए सॉल्व करे, आप करो उसको, क्योंकि कैलकुलस अब आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। ठीक है बेटा लोग, वादा रहा ना आप लोगों का? ये सब यस सर। जवाब नहीं आया, Yes, sir. कोई भी जवाब नहीं आया। मैं बोला ना बेटा, 2 यस साल बाद भी बोलोगे कि सर आपने बहुत अच्छा किया था। 2 साल बाद 12th पास होने के बाद मेरे को याद करोगे आप तो कैलकुलस के लिए, क्योंकि आपने जो भी पढ़ रहे, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ ली। देखो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मैंने सुबह ही बोला था छोड़ दिया आपका साथ, अब कहाँ आता है? अब आपको अभी आता है कि ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऐसा आया कभी? नहीं आएगा। अब छोड़ दिए सब साथ, जरूरत ही नहीं है हमको दुनिया में। अब जिसका जरूरत है वो है हमारा कैलकुलस। हमारा बहुत पुराना है, बहुत मजेदार है, पूरा फिजिक्स इस पे टिका है, मैथ्स का तो बात ही छोड़ दो, पूरा फिजिक्स कैलकुलस पे टिका है। न्यूटन साहब ने लिखा है फिजिक्स कैलकुलस को लेकर के। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हो ना, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी, तो जो डी है वही आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो कैलकुलस है। शायद अगर नहीं रहता तो आप वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर पाते, शायद वो नहीं रहता तो आप रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाते, जर्क नहीं फाइंड कर सकते थे, फ्लो ऑफ करंट नहीं निकाल सकते थे सर्किट में। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा एक और ओवरव्यू दे रहा हूं कि सर हम अगले 5 महीना में पढ़ने क्या जाना है, ये तो बताओ। कैलकुलस कैलकुलस किए हो, जरा बताओ कौन क्या है। ठीक है जी, अभी तो बेटा हम लिमिट के साथ शुरू करेंगे, 5-6 लेक्चर लिमिट में जाएगा। असाइनमेंट बिल्कुल करना है बेटा, कसम खा लेना है कि सर नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं जेई में वेटेज की बात करूं तो बेटा 8 से 10 क्वेश्चन गारंटी है कैलकुलस से आएंगे, गारंटेड क्वेश्चन है कि कैलकुलस से आपको सवाल पूछे जाएंगे।
समझ के रखना। तो एक बात तो पक्का है सर कि सीखना तो है ही हमको। अगर बोला जाए कि सर कैलकुलस आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में देखोगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ये सब आते रहता है, तो बोर्ड के लिए भी सेम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहला बेटा हमारी शुरुआत होगी जर्नी लिमिट के साथ। हम लिमिट के साथ शुरू करेंगे जर्नी को। फिर सेकंड पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, थर्ड पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। नाम देखते जाना, डिफरेंशिएबिलिटी। फोर्थ पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसको बोला जाता है एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। फिफ्थ पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको बोला जाता है एओडी। सिक्स्थ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सेवेंथ आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। 8 आएगा एरिया अंडर कर्व, दुनिया वाले एरिया अंडर कर्व बोलते हैं, या तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। 9 चैप्टर हम अगले 5 महीना में पढ़ने वाले। ट्राई तो मेरा ये रहेगा कि 5 महीना ना जा करके 4 महीना में खत्म हो जाए, लेकिन ठीक है सर, करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि हमारा आने वाला लाइफ थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं, और ये आपके फाउंडेशन है। नहीं तो आप इंजीनियरिंग में जाके एल हॉस्पिटल रूल प्रूफ करके खुश होकर चिल्लाओगे सर हमने क्या काम कर दिया, क्या काम कर दिया, और उधर एक बच्चा बोल रहे यार तुम अभी खुश हो रहे, हम 2 साल पहले पढ़ के बैठे इसको 12th में। मैंने देखा है इंजीनियरिंग के बच्चों को ना, ऐसा देखा है, एक्स पावर एन डेरिवेटिव एन इंटू एक्स पावर एन -1 कर देंगे और खुश हो जाएंगे सर हमने क्या प्रूफ कर दिया। अरे भैया 11th 12th वाले जेई से पूछो, 2 साल पहले करके बैठे हैं वो लोग। ठीक है जी। अच्छा, एक फैक्ट और समझ लीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगने वाला है। ग्राफ बिल्कुल बेटा इनका ना बुढ़ा लॉक के जैसा होता है, स्टार्टिंग में टफ, आसान 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 आसान, फिर हल्का सा जंप लेता है, फिर आसान होना शुरू हो जाता है। तो लिमिट आपको टफ लगने वाला है। क्यों टफ लगने वाला है? क्योंकि चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर टफ नहीं है, हमारी जर्नी अभी शुरू हो रही है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है हमें। टफ नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो बोलोगे सर लिमिट का सवाल कौन करता है, तो हिंदी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, तो हमको ये टफ लगने वाला है। सो लिमिट को मैं सिर्फ टफ मान के चलता हूं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, आप देखना कि जैसे ही आप लिमिट सीखोगे अच्छे से, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 2 लेक्चर में निपट जाएंगे, 2 लेक्चर में निपट जाएंगे। बस इनका थ्योरी इंपॉर्टेंट होगा, सवाल अल्टीमेटली लिमिट से ही आएंगे सर। कंटिन्यूटी का सवाल लिमिट से सॉल्व होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल लिमिट से सॉल्व होगा। तो लिमिट इसलिए अभी टफ लगता है क्योंकि हम इसको ज्यादा पढ़ने वाले हैं और हम अभी शुरू कर रहे हैं पढ़ना। उसके बाद आता है बेटा डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी में भी आसान दिया है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, उनको याद करना होता है, डायरेक्ट सवाल में अप्लाई होते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में। तो मैं इसको इजी नहीं मानता, मैं इसको सुपर इजी मानता हूँ। बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा आसान। यहां पे आने के बाद फिर से ये एक अपना रूप लेता है जिसका नाम है एओडी। ये थोड़ा टफ बन जाता है। टफ इसलिए बनता है ताकि ये एक अकेला चैप्टर है जो आपको दुनिया की कई सारे चीजों से रूबरू करा देगा, कई सारे चीज। ये एक ऐसा चैप्टर है कि बेटा आपको मैथ्स मैं दूंगा दूसरे चैप्टर से, बोलोगे सर मैं रुको अभी कैलकुलस से बना के दिखाता हूं आपको, मतलब अलग इंटरेस्ट आपको नजर आएगा, देखोगे रूप देखोगे सर मजा आ गया ये चैप्टर पढ़ के। ये टफ नहीं, मैं सुपर टफ मानता हूं क्योंकि चैप्टर बड़ा है। मेरे को कोई बोलता है कि ओडी आप कितने लेक्चर में पढ़ाओगे, तो मैं बोलता हूँ सीधा 15 लेक्चर दो मेरे को। लेकिन ठीक है, आपको भी 10-12 लेक्चर में पढ़ाएंगे, इसको आराम से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपको डिफिकल्ट ना लगे और कई सारे चीजों से आपको रूबरू करा देंगे। ठीक है, हम इसमें ये पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक दे रहा हूं ना, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम एक लाइन लेंगे, सुनना ध्यान से। हमने अभी तक सिर्फ लाइन पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा कि लाइन लिया और लाइन को घुमा दिया ऐसा 3D में। कौन सा शेप नजर आ रहा है? कॉनिकल। कोन नजर आ रहा है ना, लाइन को पकड़ के घुमा दो, कोन नजर आ रहा है। अब मेरा सवाल ये रहेगा कि अब कोन का वॉल्यूम फाइंड करो।
इंटरेस्टिंग देख रहे हो, मेरे को कोई कोण बताया नहीं, मैंने कोण जनरेट किया और मैं उसका वॉल्यूम फाइंड करने जा रहा हूं। तो एक लाइन के थ्रू मैं कर रहा हूं। मुझे अगर स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो मैं एक सर्कल लेकर के घुमा दूंगा, मेरा स्फीयर बन जाएगा। ये हम करने जा रहे हैं कैलकुलस में। बात समझ में आई बेटा? हाँ सर, लग तो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ है भी इंटरेस्टिंग यार, पूरा फिजिक्स टीका है, मजाक थोड़ी है। इसके बाद बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है, ये आसान होता है। डेफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें सवाल में प्रॉपर्टीज अप्लाई होते हैं, और अप्लाई होते हैं तो सर समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास हर कुछ ना कुछ बीमारी का इलाज रखा हूं। एरिया अंडर कर्व सबसे आसान चैप्टर, और गारंटेड है कि जेई एक सवाल करता है, गारंटी है एक सवाल करेगा ही करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन टफ है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। लगभग आप 4 से 5 मेथड पढ़ने जा रहे हो, और जेई पांचों मेथड में कोई मेथड से सवाल कर देता है। पांचों में से कोई मेथड से सवाल कर देगा, आपको सोचना पड़ जाएगा कि सर मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं थोड़ा सा टफ मानता हूं। सेकंड रीजन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों को कंटेन करता है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो ये आपके पूरे कैलकुलस का जर्नी हुआ कि सर हम ऐसा 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 जाने वाले। बात समझ में आई बेटा? यहां तक किसी बच्चों को डाउट, कोई शक? नो सर। अब नो देखो, सर। मैं आपको जो चैप्टर टफ है बता दिया, ईमानदारी से बता दिया कि टफ है बेटा ये वाला। जो ज्यादा टफ है मैंने वो भी बता दिया बेटा ये ज्यादा टफ है। जो ज्यादा आसान है मैं आपको वो भी बता दिया बेटा ज्यादा आसान है। लेकिन एक कमिटमेंट बस मेरे साथ रखना कि मेरा असाइनमेंट करते रहना, अगर कैलकुलस सिखा नहीं दिया तो बोलना आप। कोई चैप्टर छोड़ दो, जो असाइनमेंट है मैट्रिक्स से असाइनमेंट है छोड़ दो, अवंती का टेस्ट दो, टेस्ट का रिवीजन करो, हो जाएगा। मेरा असाइनमेंट कैलकुलस में मत छोड़। और ये हर लेक्चर वाइज दूंगा, जैसे मेरा लेक्चर का टॉपिक खत्म आपके सामने असाइनमेंट मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है जी? यस हाँ सर। जी। यस सर। यस सर। यस सर। महीना तक ना आपका ट्रस्ट बस हम पे बना रहना चाहिए कि हाँ सर कुछ तो सीख रहे हैं। और लेकिन आपको बार बार ऐसा लगेगा कि सर हम कुछ सीख नहीं रहे, लेकिन आप इंटरनली बहुत कुछ सीखोगे, बहुत ज्यादा कुछ सीखोगे। चलिए थोड़ा और आपको एक दो चीज के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला चीज बेटा कि कैलकुलस में जब भी सवाल आता है तो कई बार ऐसा आपको लगेगा कि सर हम ये काम कर क्यों रहे हैं, आप ये तो बताओ। सर हमने ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को जरा सोचिएगा ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को सर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी लिखे थे। क्या जरूरत थी दुनिया वाले को डीएस बाई डी लिखने की? ये भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताता है, जिसको दुनिया वाले S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 लिख देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये भी सर वही होता है ना, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये भी तो वही होता है ना सर। मतलब ऐसा क्या दुनिया में अजीब हो रहा था कि लोग इसको ds बाई dt लिखना प्रीफर कर दिए, लोग इसको dv बाई dt लिखना प्रीफर कर दिए? क्या था सर, ये बात समझ में नहीं आया। एडवांस इतना बेटा बेसिक पे जाता है ना, इतना दिमाग खर्चा करता है, आपको बता रहा हूं। एक बार एडवांस में फिजिक्स में सवाल दिया था कि बताओ ये सही है, ये सही है, ऐसा सवाल पूछ दिया था वो। और ये आपके अंदर अप्रोच आना चाहिए कि सर हर मीनिंग के पीछे हम भाग रहे हैं। डेल्टा था आपने डी रिप्लेस किया, सर क्या ऐसा चेंज कर दिया आपने? सवाल बोला जाए तो बेटा मैं आपसे यही पूछ दूंगा, और दोनों का मीनिंग बोलने में सेम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी है। दोनों में फर्क क्या है सर? दोनों में फर्क है। एक और आता है वो भी बताओ, ये वाला सुने हो ना, डेल एस बाई डेल टी, जानते हो कि नहीं बेटा? एक डेल्टा यस आता सर, सुने हैं। है से होता है, एक डेल्टा आता है ये वाला, ये वाला।
मेरे जैसा इंसान इन तीनों में पूछ देता है कि बड़ा कौन है, ये बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ जरा। फर्स्ट और फर्स्ट। बात सही है आपका, बिल्कुल फर्स्ट वाला बड़ा है। इसका मतलब कि सर ये एक बड़ा रेट ऑफ चेंज बता रहा था, ये डेल्टा उससे छोटा रेट ऑफ चेंज बता रहा था। लेकिन जब मैं डी लगा देता हूं तो बेटा बहुत छोटा चेंज बताता है, ये इतना छोटा चेंज बताता है, इतना छोटा चेंज बताता है कि सर हम सोच भी नहीं सकते कितना छोटा चेंज बता दिया हो। बात समझ में आई? हाँ जी। अब सवाल ये है कि सर कैलकुलस काम करता क्यों है, हाउ डज कैलकुलस वर्क एंड व्हाई कैलकुलस वर्क। न्यूटन ने बनाया, न्यूटन और लेबनीज ने मिलकर बनाया है कैलकुलस को। दोनों अलग अलग जगह पे सेम टाइम पे सेम काम कर रहे थे, यहां से कैलकुलस की जर्नी शुरू हुई थी। न्यूटन साहब काम कर रहे थे डिफरेंशियल पे, लेबनीज काम कर रहे थे, लेबनीज काम कर रहे थे इंटीग्रेशन पे। तो सोचो वो एक अलग दुनिया में काम कर रहे हैं, एक अलग कंट्री में काम कर रहे हैं, न्यूटन एक अलग कंट्री में काम कर रहा है, दोनों सेम टाइम पे सेम चीजों पे काम कर रहे हैं और बाद में आकर के क्लेम किया कि मैंने दिया है, मैंने दिया है। लेकिन फाइनली जो नोटेशन एक्सेप्ट हुआ वो लेबनीज का हुआ, क्योंकि न्यूटन ने जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का साइन यूज किया था वो थोड़ा गंदा दिख रहा था, तो दुनिया वाले बोले भैया तुम रहने दो। तो आप जो ये साइन एक्सेप्ट ये करते हो ना, सांप के जैसा इंटीग्रेशन, ये लेबनीज का देन है। ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे बाद में, जर्नी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है सर, हम अपने काम से मतलब रखते हैं कि ठीक है सर आप मुझे बताओ कैलकुलस काम करता क्यों है। और आपने बोला कि सर आप एक कर्व के थ्रू एनालिसिस करना चाह रहे हैं। हम कैलकुलस में जो भी सवाल करेंगे मैक्सिमम टाइम आपको एक कर्व के थ्रू एनालिसिस करा के दिखाऊंगा। जब भी आएगा हम सोचेंगे सर ग्राफिकल इसका ऑब्जर्वेशन करें। तो एक काम करते हैं सर, पहले बताओ कि लिमिट में आप कैसा कर्व दिखाते हो। इसको समझने के लिए बेटा शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक को और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चे लिमिट +1 में पढ़ के रखे थे, बताइए। काफी सारे बच्चे रखे हैं, दो बच्चे करे हैं, 6 लोग किए। ठीक, मैं पूछ लेता हूं, विवेक से पूछता हूं, बेटा बताओ लिमिट आपने +1 में पढ़ा था तो क्या आपको बताया गया है, क्या आपने सीखा है लिमिट के बारे में। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, हाँ जी बेटा बिल्कुल, ठीक ठीक। बताओ बेटा आपको लिमिट में क्या सिखाया गया, ऐसा हम लिमिट क्यों यूज करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि सर हम लिमिट कब यूज करेंगे, क्योंकि कब सवालों में लिमिट यूज होगा आप नहीं जानते। बताइए, 6 लोगों ने हाथ उठाए, मेरा ईमानदारी से कोई भी बच्चा बताएगा मैं हैप्पी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अक्षित, दिव्यांशु, केशव, सर अगर नीचे 0 आ जाए नीचे 0 आ तो जाए, लिमिट्स का यूज करते हैं। ठीक है। और कुछ सर इक्वेशन को पहले सबसे Difference- सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद लिमिट यूज करते हैं ना, वैल्यू लिमिट को। यूज कैसे करते हैं आपने बताया, लिमिट यूज कैसे करते हैं, हमारा सवाल है लिमिट यूज क्यों करते हैं। सर जब हम वैल्यू डेफिनेट ना हो, कुछ आगे पीछे हो पॉइंट्स में। ना, बहुत करीब हो आंसर के, लेकिन आपने आंसर सर हमें नहीं बताया वाई का जवाब। आपने पूछा वाई का जवाब, पूछा भी तो नहीं। जेई के बच्चे हो बेटा, हर बात पे तर्क नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगा। सुनिएगा ध्यान से, हम लिमिट यूज क्यों करते हैं, ये सारा कहानी छुपा है इसके कॉन्सेप्ट में, इसके कॉन्सेप्ट में ही इसका जवाब छुपा है। एक फंक्शन आपके सामने दिया है f of x इक्वल टू 2x/x। जब मैं सुबह एक लेमडा वाला क्वेश्चन करा रहा था तो कुछ ये घूम फिर गया था ना कि 5 लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। मैंने मना किया था बेटा काटना नहीं, दुनिया में किसी ने मना नहीं किया है कि काट दो। हम मैथ्स में जो बचपन में काम करते थे वो काम अब नहीं करेंगे, ना ही काट देंगे ना ही उठाकर भेज देंगे, बिना पूछे नहीं करेंगे सर, हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। मैं प्लस दोनों साइड स्क्वायर भी नहीं करूंगा, मैंने दोनों साइड रूट भी नहीं लेना है सर। तो सर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं x और x यहाँ पे काटने वाला नहीं हूं, नहीं नहीं काटने वाले वहां।
अच्छा, तो क्या करेंगे सर? देखो बता रहा हूं क्या करेंगे। हम वेरिएबल को नहीं काटते हैं, हम नंबर्स को काटते हैं। याद रखना, हम वेरिएबल को नहीं काटते हैं, हम नंबर्स को काटते हैं। जिनका वैल्यू हमें नहीं मालूम सर, उसको मैं कैसे काट दूं? अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा रोड पे चलते चलते कि वो इंसान को मार के आ जाओ, या वो इंसान से बोलो कि चलो मेरे घर पे, आप बोलोगे थोड़ी ना ऐसा। आप बोलोगे सर मैं नहीं जानता हूं तो क्यों उससे बात करूं। सेम चीज है कि आप नहीं जानते हो तो क्यों काटोगे आप बेटा? ये एक्स है, ये कुछ भी हो सकता है। कल के दिन कोई 0 दे दिया, -1 दे दिया, 2 दे दिया, तो आप जब मर्जी बस काट दोगे सभी के लिए? नहीं। तो पहले हमारा ड्यूटी बनता है सर एक्स को जानो कि एक्स है कौन, उसके बाद आप काटना पिटना शुरू करो। अब रोड पे इंसान चलते हुआ, मैंने बोला बेटा जाओ उसको हेलो बोल कर आओ। आपने बोला सर मैं नहीं जानता हूं। मैं बोला एक बार पास में जाओ तो गए आप पास में, तो आपको पता चला ये तो हमारे फूफा जी हैं। तो बोला हेलो फूफा जी कैसे हो आप? और नहीं, अगर वो फूफा जी नहीं होते तो आप बोलते सर मैं नहीं जानता, मैं हेलो नहीं बोला। है पॉसिबल। अब देखिए ये बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 निकालिए, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1/1। मैंने बोला कि आप नंबर्स को काट सकते हो, वेरिएबल को नहीं। सो आप 1 1 काट देंगे, 2 बच जाएगा। ये अलाउड है। आप वो चीज को काट रहे हैं जिसको आप जानते हो, आप उन्हें उस चीज को हेलो बोला जिनको आप जानते हो। एफ ऑफ 2 में क्या हो जाएगा बेटा लोग? 2 इंटू 2/2 और आंसर होगा 2। -1 भी देखोगे, 2 इंटू -1 डिवाइड बाई -1 और आंसर इज 2। लेकिन लास्ट वाला पंगा कर रहा है 2 इंटू 0/0। कोई भी बच्चा 0 और 0 को नहीं काट देगा। नॉट डिफाइंड। सो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। सर ये नॉट डिफाइंड है क्या, मुझे ये बताओ। नॉट डिफाइंड है क्या? मेरे को आज तक यही समझ में नहीं है सर। दुनिया वाले नॉट डिफाइंड बोल के चले जाते हैं और हम सुन लेते हैं सर नॉट डिफाइंड। बेटा वो चीज है, ये वो चीज है जिसका आज हम 22nd या 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हमारे पास इसका इलाज नहीं है। हम छोड़ो, मशीन भी नहीं बता सकता। हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, हम नहीं बता सकते कि 0/0 कितना होता है, नहीं बता सकते। अच्छा एक मिनट सर, इसको ना आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझा कर दिखाओ कि हमारे इंजीनियरिंग में कब ये काम करता है। देखना चाहोगे? देखते हैं। मैं एक इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग का। मान लो बेटा आपके पास 2 बीम्स हैं। एक बीम ये रहा, सुनना ध्यान से, और एक बीम जस्ट इसके बगल में ये रहा। मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूं आपके सामने। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। मैंने पॉइंट ए पे, अगर पॉइंट ए के बीम पे कैलकुलेट कर रहा हूं कि सर पॉइंट ए पे जो मेरा फोर्स है, जो मेरा प्रेशर है, वो कितना आ रहा है, मैं मान के चलता हूं कि 10 यूनिट आ रहा है सर। और अगर मैं बीम बी पे कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरा 20 यूनिट आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि मुझे आप बीम ए और बीम बी पे मत बताओ, मुझे आप यहां पे बताओ लोड कितना लोड आ रहा है सर। पॉइंट समझे मेरा? सर ये पॉइंट पे लोड बताइए, ये पॉइंट पे लोड कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर पाओगे आप? सर समझ में नहीं आएगा ना, मैं ए वाला नाम लूं कि बी वाला नाम लूं। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे सर कितना लोड होगा सर हम किसे डिफाइन कर दें। और आप छोड़ो, मशीन भी डिफाइन नहीं कर सकता हो। यहां पे होता है लिमिट का यूज, कि जो चीज हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम उसको एक अप्रोक्सीमेट आंसर दे देते हैं। अच्छा, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि लिमिट हम निकालते हैं, और लिमिट हम तब निकालते हैं जब हम किसी वैल्यू को डिफाइन ना कर पाए, और वो वैल्यू जो हम निकालते हैं सर वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, नहीं होता है। ये बहुत स्ट्रांग इमोशन है जो आपको अपने अंदर लेके चलना पड़ेगा कि सर हम लिमिट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जो एक महाझूठ चैप्टर है जिसका आंसर कभी एक्यूरेट आया ही नहीं। ठीक है सर। बेटा ये एग्जाम्पल समझिए आप, मैंने क्या बोला। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द लोड एट पॉइंट सी, और हम नहीं बता पाएंगे। एक सी के जस्ट हल्का सा लेफ्ट आओ, 10 यूनिट का लोड आ रहा है। जस्ट राइट जाओ, 20 यूनिट का लोड आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली सी पे लोड कितना आ रहा है सर हम नहीं बता पाएंगे। यहां पे लिमिट यूज होगा, आपके इंजीनियरिंग में यूज होगा, और आपको जानना पड़ेगा सर हुआ क्यों लिमिट यूज यहां पे।
तब आपको समझ में आएगा हाँ सर अब मजा आ रहा है, क्योंकि हम चीजों को समझ नहीं रहे हैं, हम खुद से भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे वो नहीं भी करता तो मैं उसको कर देता था। ठीक है सर, आप आगे चलिए। अब मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा कि हम लिमिट निकालते कब है, कब निकालते हैं, जब फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। तो पहला सवाल मेरे दिमाग में आया था व्हेन वी फाइंड लिमिट, या मैं सवाल लिखते जा रहा हूं, जवाब आपके सामने रखते जाऊंगा। सबसे बढ़िया व्हाट इज लिमिट छोड़ो, उतना बड़ा डेफिनेशन छोड़ो, नॉर्मल डेफिनेशन दे रहा हूं सर। व्हाट इज लिमिट? लिमिट को हम नाम रखेंगे लिमिट हमारी मंजिल है। लिमिट क्या है बेटा लोग? लिमिट हमारी मंजिल है सर। वो मंजिल है जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। हम का मतलब सर कौन? हम सच में हम नहीं, मैथ्स में हम नहीं, मैथ्स में फंक्शन पहुंचना चाहता है। सो मंजिल ऑफ फंक्शन, ये वो मंजिल है जहां पे फंक्शन सोच रहा है यार मैं वहां पे पहुंच जाऊं। जैसे कि आप सोच रहे हो कि सर मुझे आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, आपकी मंजिल अभी वो है। सेकेंड क्वेश्चन आता है बेटा, हाँ जी, कोई बच्चे हैंड रेज किए हैं, बताइए। सर जेसिका बोल रही है मेरे को ज्वाइन कर दो। अरे रे रे, ऐसा काम ना करो जी। 2 बच्चे गायब हो गए, मतलब आदत नहीं सुधरेगा। बंदर को नारियल दोगे ना फोड़ देता है, बोलता अरे यार ये क्या है, मेरे को डब्बा दे दिया तुमने, है मैं फेंक रहा हूं। उसको क्या मालूम अंदर क्या चीज निकलेगा। हे भगवान, छोड़ो इग्नोर लिमिट। अभी पढ़ाई करते हैं। सर लिमिट क्या है? सर लिमिट हमारी मंजिल है। किसकी मंजिल है सर? फंक्शन की। तो यहां से एक बात अपने क्लियर रखना बेटा दिमाग में कि हम लिमिट एक फंक्शन का निकालते हैं। एंड मेरा सवाल व्हेन वी कैलकुलेट लिमिट, व्हेन वी कैलकुलेट, या मैं ऐसा बोल सकता हूं व्हेन वी यूज लिमिट। हम लिमिट यूज करते कब हैं? तो हम लिमिट यूज करते हैं जब फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। When the value of function is not defined, when the value of function is not defined at some point, not defined at some point, जो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझते जाएगा, आने वाले टाइम में अगर गलती से बोलूंगा ना बेटा कि अब क्या यूज करूं, तो आप बोलोगे सर करो लिमिट अभी यूज। लिमिट यूज करोगे सवाल मालूम पड़ेगा आपको। So when the value of function is not defined at some point, we use a concept of limit. तो सर अगर फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, तो मैं बता देता हूं कि सर अप्रोक्सीमेट आंसर ये आता। अब तीसरा केस कंसिडर करते हैं। सर एट सम पॉइंट आएगा, लिमिट नहीं। अच्छा, एट सम लिमिट लिख दिया मैंने। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट। अब मान लीजिए बेटा कि मैं एक बच्चे के पास गया और बोला कि बेटा तू अपना मंजिल बता, क्या करना चाहता है। बच्चा बोल रहा है सर मेरे को डॉक्टर भी बनना है, मेरे को इंजीनियर भी बनना है। अब एक बात बताओ, जिसको बनना है वही कंफ्यूज है कि क्या बनना है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि बच्चा क्या बनेगा? सोच कर देखिए, नहीं बता सकते है ना। कि अगर एक बच्चा सर दो आंसर दे रहा है, अब एक बच्चा बोल रहा है सर मैं पायलट भी बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर भी बन जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊंगा, सर मैं दुनिया का हर चीज बन जाऊंगा। इसका मतलब बच्चा वो भाव नहीं मार रहा है, बच्चा कंफ्यूज है कि क्या बनना है। वो कंफ्यूज है, बस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते थोड़ा भाव मार रहा है, फ्लेक्स दिखा रहा है, हाँ सर ये करना है वो करना है। जिसको एक्चुअली में बनना है उसको गोल क्लियर होता है कि हाँ मेरे को ये बनना है। अब ये एग्जाम्पल से हमको सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है बेटा कि जब आप लिमिट को कैलकुलेट करें, जब आप मंजिल को फाइंड करें, तो मंजिल आपकी एक होनी चाहिए, या मतलब कि लिमिट ऑलवेज गिव यूनिक आंसर। सो थर्ड पॉइंट जो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, लिमिट ऑलवेज गिव्स यूनिक आंसर। ये हमेशा एक आंसर देगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। सर हम लिमिट कहां कहां फाइंड करते हैं? सवाल बहुत एकदम ऑब्वियस लगेगा कि सर एक बात बताओ,
आपने बोला कि व्हेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट तो हम लिमिट यूज करेंगे। तो सर क्या उसी पॉइंट पे हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे कि उस पॉइंट के आसपास फाइंड करेंगे? इसको समझाता हूं एक एग्जांपल से कि मान लो बेटा मैंने आपको बोला कि ये एक इंसान है जिसका मैंने नाम ले लिया कि लेट्स से कि उस इंसान का नाम है, मैं ले लेता हूं कि उस इंसान का नाम है ए। अब मैंने आपको एक टास्क दिया, बोला बेटा जाओ और ए के बारे में पता लगा कर आओ। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं जाऊं ए के घर में, नॉक करूं, बोलूं बेटा बताओ ए तुम क्या क्या, क्या हो, क्या करते हो। अब ए के बारे में सारा डिटेल आपने निकाल कर ला दिया। लेकिन हम लिमिट के केस में ये काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि फंक्शन सेम पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है। मतलब मैं ए के बारे में जानना चाहता हूं जहां पे ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सर, तो बड़ा पंगा है सर। मतलब यही है कि मैं ए के घर में ए से मिलने और ए घर में ताला बंद करके गायब है, फरार है सर। अब मैं करूंगा क्या? अब मैं दूसरा टेक्निक लगाऊंगा सर। मैं ए के अड़ोसी पड़ोसी से पूछूंगा भैया बताओ आप ए के बारे में क्या जानते हो, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, सब डिटेल। पड़ोसी तो इंफॉर्मेशन रखते ही हैं, उनका तो नजर दूसरे के घर में ही होता है। तो आप अब देखो यहां पे कैसे कैसे केस कर सकते, देखो पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। अब 2-3 केस होगा बेटा। ए के आपने लेफ्ट पड़ोसी से पूछा, ए के आपने राइट पड़ोसी से पूछा। लेफ्ट वाले ने बोला कि भैया डॉक्टर है और राइट वाले ने बोला इंजीनियर है। इसका मतलब हम खुद कंफ्यूज है कि सर वो क्या है। दो आंसर मिला बेटा, 2 आंसर मिला आपसे। एक डॉक्टर बोल रहा है, इस केस में हम बोलेंगे सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम नहीं बता सकते सर, मंजिल डज नॉट एग्जिस्ट, मंजिल हमको मालूम ही नहीं है सर। अच्छा अगर दोनों ही लोग बोल दिए कि डॉक्टर हैं, ये भी बोल रहा है डॉक्टर है, ये भी बोल रहा है डॉक्टर है, तो मेरा आंसर यूनिक आ रहा है, इसका मतलब सर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब दोनों डॉक्टर छोड़, दोनों अगर इंजीनियर भी बोल देते तो भी मेरा लिमिट एग्जिस्ट करता। अब एक सिनेरियो ये हुआ कि ए के अड़ोसी पड़ोसी दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे। ए के लेफ्ट हैंड में भी कुछ था, ए के राइट साइड में भी कुछ पड़ोसी थे, तो मैंने दोनों से पता लगाया। अब मैं एक बात करता हूं बेटा कि ए के पास आप गए और लेफ्ट पड़ोसी है, राइट पड़ोसी है ही नहीं, और ए पे हमको जाकर चेक करना नहीं है क्योंकि फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तो डिफाइंड नहीं है, मतलब लिमिट मना कर रहा है कि भाई आप मंजिल पता करना चाहते हैं तो जिसकी मंजिल आप ढूंढना चाहते हैं वो मंजिल वहां पे है नहीं, एग्जिस्ट नहीं, वो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ए पे तो सर जाने से मना किया गया है, तो मैं अब मुझे रिलाई करना पड़ेगा सिर्फ पड़ोसी से, वो भी लेफ्ट हैंड वाले पड़ोसी पे, मतलब अड़ोसी पे हम लोग भरोसा करेंगे। अब ये बंदा बोल दिया डॉक्टर है तो मैं दुनिया वाले को बोल दूंगा कि सर उसके बगल में एक इंसान था बोला था डॉक्टर है। अभी भी मेरा आंसर यूनिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आंसर तो एक ही आया ना। मेरा आंसर 2 आता ही कब है? जब 2 पड़ोसी हो। अब जब 2 पड़ोसी ही नहीं है, सिर्फ एक पड़ोसी है, तो बेटा यूनिक आंसर आने, मतलब 2 आंसर आने के पॉसिबिलिटी ही नहीं है सर। फील कर पा रहे हो बेटा मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को? यस सर, यस सर। यस या सर। बड़ा मुझे ये बताओ, अच्छा एक सिनेरियो ये है कि आपको ए के बारे में पता लगाना है, तो एक पड़ोसी को एग्जिस्ट कर सकता है, या तो लेफ्ट वाला एग्जिस्ट करे या तो राइट वाला एग्जिस्ट करे। अब मैं ए के बारे में पता लगाना चाहता हूं और ए मान लो बेटा शिमला में रहता है, तो मैं थोड़ी जाकर चंडीगढ़ में पता लगाऊंगा बेटा ए कैसा है, ए कैसा है, भगा देंगे बोले ए कौन है भाई। यहां से सर क्या सिखा रहे हो कि हम लिमिट फाइंड करते हैं फंक्शन के डोमेन में, मतलब फंक्शन के डोमेन में अगर ए, अब मान लीजिए कि आप ए के पास गए, लेफ्ट पड़ोसी था, राइट पड़ोसी उसके डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में ही नहीं है, तो आप राइट पड़ोसी से थोड़ी जाकर पूछोगे सर समझा नहीं कि एग्जांपल दोगे? अरे देते भैया, लिखिए एक एग्जांपल, ना लिखना नहीं है समझना है। मान लो जी बेटा एक फंक्शन में ले रहा हूं, लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, छुट्टी हो जाएगी आपकी। एक फंक्शन में ले लिया रूट एक्स, और मैंने आपको बोला कि इस फंक्शन का लिमिट बताइए, मंजिल बताइए,
जब मेरा x जीरो को टेंड कर रहा है, और ये सब छोटी मोटी चीज जानते हैं। टेंड करने का मतलब कि जीरो पे अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से और जीरो के राइट साइड से। क्या x टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये होता है बेटा x इक्वल टू जीरो? ना, x टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है x जीरो नहीं है। तो जीरो के आप अड़ोसी और पड़ोसी से पूछोगे। अड़ोसी मतलब लेफ्ट साइड और पड़ोसी मतलब राइट साइड। अब मैं निकालना चाहता हूं इस फंक्शन का लिमिट जब जीरो पे x को अप्रोच कर रहा है। मतलब सर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, आप रूट x देखिए। अब एक बच्चा बनाया, बोला कि सर देखो x टेंडिंग टू जीरो है, तो आप एक बार अड़ोसी से पूछोगे और एक बार आप पड़ोसी से पूछोगे। मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाकर मैंने देखा कि सर रूट x का ग्राफ तो ऐसा होता है, और आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे जीरो है, तो चेक करके बताओ कि जब मैं जीरो को इधर से अप्रोच करता हूं तो ग्राफ आपका कहां पे आ रहा है? ग्राफ आ रहा है जीरो की तरफ। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, क्या मैं इस ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता था? नहीं कर सकता था सर। क्यों? क्योंकि ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। पहली बात कि सर ग्राफ एग्जिस्ट किया ही नहीं, और दूसरी बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी कि सर जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो सारे वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगे, और रूट को नेगेटिव पसंद नहीं है। इसका मतलब सर नेगेटिव नंबर्स तो इसके डोमेन में नहीं थे। अब ए के बारे में पता लगाना है तो बेटा ए के गांव वाले से पूछोगे ना, कि बगल वाले गांव वाले से पूछोगे कि भैया इंसान कैसा है। तो मेरा थर्ड पॉइंट निकल के आ रहा है कि वी फाइंड लिमिट in the domain of function. We find limit in the domain of function. हम फंक्शन के डोमेन में लिमिट को फाइंड करते हैं, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। बात समझ में आई बेटा? आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि सर ये जीरो पे नॉट डिफाइंड था, कहानी यहां से शुरू की जाएगी। सर जीरो पे नॉट डिफाइंड होने के बाद हम क्या क्या करते हैं लिमिट में, चर्चा जारी रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे परसों। ठीक है जी बेटा? यस यस सर। चलिए, एक नए फील्ड के साथ कैलकुलस पढ़ने जा रहे हो, 6 महीना बाद धन्यवाद तो बोलोगे। मजा आएगा सच में। मेरा फेवरेट टॉपिक ऑफ मैथ्स कैलकुलस। बाकी